A very good afternoon to all of you. Today I have brought a very new course on Tamil Nadu Board History book of Standard 11th and 12th. इस कोर्स के अंदर हम बात करेंगे उन सारे चैप्टर्स की जो इन बुक्स में कंटेन्ड हैं. सो अकॉर्डिंगली क्लास 11th की बुक के हिसाब से एंशियंट और मिडीवल हिस्ट्री और 12th के हिसाब से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज द वर्ल्ड हिस्ट्री. तो ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर. ऑल्टरनेटिव डेज के अंदर मैं ट्राई करूँगी कि इस कोर्स से रिलेटेड आपको चैप्टर्स प्रोवाइड कर सकूँ विद द प्रॉपर नोट्स, सो दैट इवन द स्टूडेंट्स हु आर नॉट हैविंग दिस बुक दे कैन ऑल्सो मेक प्रॉपर नोट्स एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा इंडिया की सिचुएशन अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चैप्टर से के साथ में. इसके अंदर हमें वेरियस गवर्नर जनरल्स ऑफ फोर्ट विलियम के बारे में पढ़ना है. फोर्ट विलियम क्या है और सेंट जॉर्ज क्या है, ये सब चीज़ें हम अभी धीरे धीरे इस चैप्टर को कवर अप करते हुए देखते जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी. तो अब हम ये देखते हैं कि हमें किन किन गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करनी है. सबसे पहले है इन नंबर वॉरेन हैस्टिंग्स, सेकेंड है कॉर्नवालिस, थर्ड है मार्कस ऑफ वेलेस्ली, फोर्थ इज लॉर्ड हेस्टिंग्स, फिफ्थ इज विलियम बेंटिक एंड द लास्ट वन इज लॉर्ड डलहाउजी. सो दिस इज द कंटेंट ऑफ द गवर्नर जनरल जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर. और हम उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे. उन्होंने क्या चेंजेस लाए इंडियन सिस्टम में, हम वो भी देखेंगे. और साथ ही साथ उनके द्वारा जो पॉलिसीज लाई गई उनमें क्या लूप होल्स थे, क्या डिफेक्ट्स थे, और साथ ही साथ उसके क्या गुड पॉइंट्स थे, कुछ बेनिफिट्स भी थे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैड पॉइंट्स ही थे. जैसे कि आज की क्लास में हम वॉरेन हैस्टिंग्स पढ़ेंगे और वॉरेन हैस्टिंग्स ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए थे. जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि हम वॉरेन हैस्टिंग्स के द्वारा प्रोवाइडेड काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दी वॉरेन हैस्टिंग्स एंड अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो वॉरेन हैस्टिंग के चैप्टर के अंदर क्या क्या कंटेंट होने वाला है हम ये देख लेते हैं. सबसे पहला तो है ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे ग्रो किया अपना रूल इन इंडिया के अंदर. साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि व्हाट वर द रिफॉर्म्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हैस्टिंग्स. वॉरेन हैस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे, इसलिए उनके द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए गए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं. ये लॉन्ग आंसर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ एमसीक्यू भी फॉर्म किया जा सकता है इनसे रिलेटेड. जो थर्ड पॉइंट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर उनका टाइम पीरियड देख पा रहे हैं, उनका सर्विंग पीरियड दैट इज फ्रॉम द ईयर 1772 टू 1785. तो इस टाइम पीरियड के दौरान जितनी भी क्रूशियल चीज़ें इंडिया के अंदर हुई हैं हम वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर करेंगे. रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हम उसके प्रोविजंस, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे. इसके साथ ही साथ वॉरेन हैस्टिंग्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे. और इस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज द फर्स्ट मराठा वॉर and the second Anglo-Mysore War, and the next is the Pitt's India Act 1784. बेसिकली ये सिर्फ दो वॉर्स हैं जो कवर होती है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर, तो हम इसको देखेंगे. और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अंदर एक और वॉर कवर होती है और वो वॉर का नाम है रोहिल्ला वॉर. रोहिल्ला वॉर ये बेसिकली रोहिल खंड के जो राजा थे उनसे रिलेटेड है, हम अभी उसे डील करेंगे. इसके अलावा हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के भी प्रोविजंस को एक बार देखेंगे. साथ ही साथ लास्टली हम ये देखेंगे कि वॉरेन हैस्टिंग्स का इम्पीचमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस थे और क्या इम्प्रेशन पड़ा वॉरेन हैस्टिंग्स का इंडिया में रहने का, या वॉरेन हैस्टिंग्स के ऊपर इंडिया का क्या असर पड़ा. हम ये सारी चीज़ें कंक्लूडिंग पार्ट में देखेंगे. बट ये जो पूरा चैप्टर है ये कवर होने वाला है दो पार्ट्स में. तो आज के पार्ट में हम सिर्फ ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से ग्रो किया अपना रूल,
और साथ ही साथ वॉरेन हेस्टिंग्स के जो भी इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स थे हम उनकी बात करेंगे. सो दीज टू विल बी द कंटेंट ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर 31 दिसंबर इन द ईयर 1600 AD. और ये यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई बाय विच स्टैच्यूट, बाय विच डॉक्यूमेंट, बाय रॉयल चार्टर जो कि इशू किया गया था इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ वन के द्वारा. यानी एलिजाबेथ वन ने एक रॉयल चार्टर इशू किया और उसी की वजह से उसी के इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट चार्टर ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश करी गई. कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में भेजा 1608 में. किस काम के लिए? टू सिक्योर परमिशन टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत, ताकि वो सूरत में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन जहांगीर से ऑब्टेन कर पाए. पर इनिशियली दिस पर्टिकुलर परमिशन टू बी सॉट वाज टर्न्ड डाउन, यानी कि ये मना कर दी गई, ये ओमिट कर दी गई, कहा गया हम नहीं देंगे परमिशन. पर इन द ईयर 1613, प्लीज रिमेंबर दिस ईयर एंड हाईलाइट दिस ईयर. हिस्ट्री के अंदर ईयर्स का बहुत सिग्निफिकेंस होता है, आपको ये चीज़ पता ही होगी. तो 1613 में जहांगीर ने एक फरमान इशू कर दिया और वो फरमान के अंदर क्या था, एक परमिशन थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट की गई थी ताकि वो सूरत में अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश कर पाए. सो प्लीज रिमेंबर दिस बैकग्राउंड ऑफ द ग्रोइंग ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ये एक बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है. अगर ये बैकग्राउंड आपके पास है तभी आप आगे का प्रोविजन डिस्कस कर पाएंगे रिलेटिंग टू द ग्रोथ ऑफ रूल ऑफ EIC. यानी कि टिल डेट उस टाइम तक क्या हुआ था, काफ़ी सारे प्रिविलेजेस ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिए गए थे. बट देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सर थॉमस रो ने और भी ज़्यादा ट्रेडिंग राइट्स और प्रिविलेजेस ऑब्टेन किए इन द फेवर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. और उसी की वजह से जो इंग्लिश मैन थे या ब्रिटिशर्स थे, दे वर एबल टू सेट अप बिजनेसेस एट 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस. प्लीज हाईलाइट दीज प्लेसेस: आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच. ये 3 जगहों पे उन्होंने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर लिया, सेटल कर लिया और अकॉर्डिंगली वहां से वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज उन्होंने स्टार्ट कर दी. इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट क्रूशियल ईयर? 1639. 1639 में अब ऐसा क्या हुआ? 1639 में फ्रांसिस डे उन्होंने सिटी ऑफ मद्रास को इस्टेब्लिश किया. यानी कि आपसे यहाँ पर एक MCQ फॉर्म किया जा सकता है कि मद्रास सिटी को किसने इस्टेब्लिश किया या किस ईयर में इस्टेब्लिश किया, या 1639 में फ्रांसिस डे ने कौन सी सिटी इस्टेब्लिश करी. सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ MCQs कैन बी फ्रेम्ड आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट. और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर एक फोर्ट सेंट जॉर्ज भी क्रिएट या कंस्ट्रक्ट करवाया. सो प्लीज रिमेंबर, आप हाईलाइट यहाँ पर क्या क्या करेंगे: दिस ईयर, द नेम ऑफ फ्रांसिस डे, द सिटी ऑफ मद्रास एंड ऑब्वियसली द फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज. ये 3 चीजें आप हाईलाइट कर लीजिए सो दैट आपको याद रहे कि 1639 में क्या क्रूशियल इवेंट हुआ था. इसके बाद कंपनी ने बॉम्बे को लीज पे लिया वहां के किंग चार्ल्स II से. ठीक है, अब जो चार्ल्स II किंग थे उन्होंने बॉम्बे को लीज पे कंपनी को दे दिया और उसका जो रेंट था वो रेंट बेसिकली क्या था, 10 पाउंड्स पर एनम, यानी पूरे एक साल में 10 पाउंड पे करने थे कंपनी को सो दैट दे कैन कैरी ऑन द लीजिंग एक्टिविटीज और द ट्रेडिंग एक्टिविटीज फ्रॉम बॉम्बे. इसके लिए 10 पाउंड देने की जरूरत थी. ऑल दिस हैपेंड व्हेन इन द ईयर 1668. यानी बॉम्बे को लीज पे कब दिया गया ये आपको याद रखना है, 1668 में. अब नेक्स्ट क्रूशियल ईयर जो यहाँ पर आता है वो है 1690. 1690 में ऐसा क्या हुआ, उस टाइम EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट हुआ करते थे जॉब चार्नोक. उन्होंने 3 विलेजेस यानी 3 गांव खरीदे और वो गांवों के नाम क्या थे, सूटानुटी, गोविंदपुर एंड कलिकत्ता. अब ये जो 3 विलेजेस थी, ये 3 विलेजेस विद द
with the pace of time they developed into the city of Calcutta। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिटी ऑफ कैलकटा किन 3 विलेजेस से बना है या इवॉल्व हुआ है, तो आपको हमेशा आंसर देना है सुटानुटी, गोविंदपुर एंड कलिकत्ता। ठीक है, अब सिटी ऑफ कैलकटा को फोर्टिफाई कर दिया गया चारनोक के द्वारा और उसे नाम दे दिया गया फोर्ट विलियम। अब ये जो फोर्ट विलियम नाम दिया गया, ये किस राजा के नाम के बेसिस पे रखा गया? जो ब्रिटिश किंग थे विलियम 3, उनके नाम पे ये फोर्ट का नाम रखा गया। अब यहाँ पर जो फैक्ट्रीज बन गई, ट्रेडिंग सेंटर्स बने ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन सारे फैक्ट्रीज और ट्रेडिंग सेंटर्स बेसिकली ये कहाँ हुआ करते थे? ये हमेशा कोस्टल एरियाज में हुआ करते थे यूजुअली, क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता था, वहाँ से शिप्स को एक्सेस करना इजी होता था। इस वजह से कोस्टल एरियाज में जितने भी फैक्ट्रीज और ट्रेडिंग सेंटर्स थे उन्हें 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया गया, ग्रुपिंग कर दी गई उनकी। और वो जो ग्रुपिंग थी, वो ग्रुपिंग क्या बनाई गई, किन 3 सिटीज के नाम पे बनाई गई? सबसे पहला था सिटी ऑफ बॉम्बे, द नेक्स्ट इज द सिटी ऑफ मद्रास एंड द लास्ट इज द सिटी ऑफ कैलकटा। तो इन तीनों के अंदर, इन तीनों सिटीज के अंदर, ग्रुप्स के अंदर काफी सारे फैक्ट्रीज और काफी सारे ट्रेडिंग सेंटर्स आया करते थे एंड अकॉर्डिंगली वहां से उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज कंडक्ट हुआ करती थी। उसके बाद व्हाट क्रूशियल थिंग हैपेंड इन द हिस्ट्री इज द ईयर 1772। 1772 में ही वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम बना दिया गया और इसके साथ ही साथ जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने ऑफिस अज्यूम किया तो उन्हें नीड फील हुई कि उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर काफ़ी केओस फैला हुआ है, काफ़ी सारा प्रॉब्लम फैला हुआ है। तो उन्हें लगा कि इट इज़ द डायर नीड कि हमें यहाँ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने कई तरह के रिफॉर्म्स प्रपोज किए। Among them, the first is the abolition of the dual system of government। यानी उस पर्टिकुलर फोर्ट विलियम या सिटी ऑफ कैलकटा कोलकाता के अंदर जो डुअल सिस्टम गवर्नमेंट प्रिवेल करता था, जो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको सबसे पहले उन्होंने अबॉलिश किया। इसके बाद उन्होंने कुछ रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी करे, साथ ही साथ उन्होंने जुडिशियल सिस्टम को भी रीऑर्गेनाइज किया और इसके अलावा उन्होंने ट्रेड को रेगुलेट किया और कुछ और रिफॉर्म्स किए, जैसे कि पुलिस से रिलेटेड रिफॉर्म्स। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ देखा अबॉलिशन ऑफ डुअल सिस्टम वाज द वेरी फर्स्ट रिफॉर्म व्हिच वाज मेड बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि डुअल सिस्टम गवर्नमेंट आखिर थी क्या। तो जो क्वेश्चन है व्हाट इज द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, तो उसका आंसर अगर हम लिखने बैठे तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि ये पर्टिकुलर जो सिस्टम था, ये पर्टिकुलर एक एजेंडा था गवर्नमेंट का, वो कैसे इवॉल्व हुआ, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1765। और इस पर्टिकुलर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जो मेन बात थी या इम्पॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट था वो ये था कि वहाँ इस सिस्टम के अंदर बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। पहला पार्ट था दीवानी और दूसरा था निजामत। अब ये दीवानी राइट्स क्या है, निजामत राइट्स क्या है, लेट्स सी देम। तो दीवानी से मतलब है यहाँ पर कि कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स हुआ करते थे और निजामत के अंदर नवाब के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हुआ करते थे। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू राइट्स दोनों को डिवाइड कर दिया गया था, दोनों को अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया था और अलग अलग अथॉरिटीज को हैंड ओवर किया गया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट डुअल सिस्टम और द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम प्रिवेलिंग इन दी बंगाल, और इसको ही अबॉलिश किया गया था बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। और उसके साथ ही साथ वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए कंपनी के फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, और वो स्टेप्स क्या थे, लेट्स सी देम। सबसे पहला स्टेप था जो नवाब थे उनके अलावेंस, जो उनका अलावेंस उन्हें दिया जाता था 32 लाख रुपए का, उसे रिड्यूस कर दिया 16 लाख रुपए में। और
मुगल एम्परर को जो एक 26 लाख रुपए की एनुअल पेमेंट जाती थी उसको भी उन्होंने रोक दिया. सो दीज वर दी स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय दी वॉरेन हेस्टिंग्स टू इम्प्रोवाइज द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द कंपनी और उसका बर्डन कुछ लेसन डाउन करने के लिए. अब हम बात करते हैं कि क्या रेवेन्यू रिफॉर्म्स लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने, यानी रेवेन्यू से रिलेटेड क्या रिफॉर्म्स वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस किए. लेट्स सी देम. अब रेवेन्यू रिफॉर्म्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल स्टेप लिया गया वो था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को क्रिएट करना. तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को स्टैब्लिश किया गया कैलकाटा के अंदर. किस चीज के लिए, किस काम के लिए, यानी फंक्शन क्या था उसका? टू सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू के कलेक्शन को सुपरवाइज करने के लिए एक नई बॉडी क्रिएट की गई, स्टैब्लिश की गई. नाम था उसका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. दिस इज क्वाइट क्रूशियल. प्लीज हाईलाइट दिस name of the body, board of revenue, because it may be asked by way of MCQs or इसके रिगार्ड में आपसे कुछ शॉर्ट नोट्स भी लिखने को बोल सकते हैं. तो प्लीज हाईलाइट दिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. इसके साथ साथ उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश कलेक्टर्स अपॉइंट कर दिए. उसके अलावा उन्होंने क्या क्रूशियल स्टेप्स लिए? जो ट्रेजरी हुआ करती थी उसको मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके कैलकाटा में स्टैब्लिश करवा दिया. और उसके अलावा उन्होंने एक अकाउंटेंट जनरल को भी अपॉइंट किया टू लुक आफ्टर द मैटर्स ऑफ द अकाउंट्स और द फाइनेंस. जो यहाँ पर नोटेबल पॉइंट है वो ये है कि 1772 में इतने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए कि उसके बाद ही कैलकाटा को बंगाल की कैपिटल बना दिया गया. जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो हम लैंड रेवेन्यू को भी ओमिट नहीं कर सकते हैं. तो लेट्स सी लैंड से रिलेटेड उन्होंने क्या चेंजेस किए. अब जो लैंड्स हुआ करती थी उन्हें फार्म आउट किया गया ऑक्शन के द्वारा और उसे दिया गया ऑक्शन में 5 साल के पीरियड के लिए, ताकि वो उसकी असली कीमत वसूल सकें. और ये जो 5 साल का पीरियड है वो पहले क्या हुआ करता था, वो पहले सिर्फ 1 साल का पीरियड हुआ करता था. यानी कि हर साल ऑक्शन हुआ करता था और हर साल जमीन किसी और को एलोकेट की जाती थी. अब ये जो ऑक्शन हुआ, इस ऑक्शन में भी जो जमींदार थे उनको इम्पोर्टेंस और प्राइमेसी मिली, प्रायोरिटी मिली, यानी उनको पहले कंसिडर किया गया, उसके बाद किसी और को जमीन दी गई. तो प्लीज रिमेंबर ये जो ऑक्शंस हुए थे उसमें भी जमींदार को ही प्रायोरिटी मिली थी. इसके साथ साथ वॉरेन हेस्टिंग्स ने जितने भी आर्बिट्ररी सेसेस थे या जो फाइन्स, अनरीजनेबल फाइन्स लगाए गए थे प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा या लोगों के द्वारा, वो सारे उन्होंने अबॉलिश कर दिए गए. सो दिस वाज अनदर क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स द रिफॉर्म ऑफ द फोर्ट विलियम. द नेक्स्ट रिफॉर्म इज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम. यानी उन्होंने जो जुडिशियल सिस्टम था उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया. क्यों रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि जब उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया उस टाइम पे जो जुडिशियल सिस्टम था वो बेसिकली अब्यूजेस का स्टोर हाउस था. यानी कि इट वाज सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम करप्शन. यानी कि अगर हायर लेवल पे देखें तो जो नवाब थे वो भी बहुत ही केयरलेस डिसीजंस लिया करते थे और जो लोअर लेवल पे जमींदार हुआ करते थे वो भी हाईली करप्ट हुआ करते थे या प्रेजुडिस्ड हुआ करते थे. तो इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स को ये नीड फील हुई कि उन्हें जुडिशियल सिस्टम को भी रीऑर्गेनाइज करना चाहिए. उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट बनाया और वो सिविल कोर्ट किसके अंदर था? कलेक्टर के अंदर. जो कलेक्टर उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए थे. साथ ही साथ उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट भी स्टैब्लिश किए हर डिस्ट्रिक्ट में और वो क्रिमिनल कोर्ट किसके अंदर होने वाले थे? इंडियन जज के अंदर होने वाले थे. इसके अलावा उन्होंने एपलेट कोर्ट्स भी बनाए. एपलेट कोर्ट यानी उन्होंने सिविल एपलेट कोर्ट्स अलग बनाए, क्रिमिनल एपलेट कोर्ट अलग बनाए. अब लेट्स सी ये जो एपलेट कोर्ट्स हैं इनके रिगार्ड उन्होंने क्या रीऑर्गेनाइजेशन किया. अभी जो सिविल एपलेट कोर्ट हुआ करता था, जो हाईएस्ट सिविल एपलेट कोर्ट था उसका नाम हुआ करता था उस वक्त सदर दीवानी अदालत. पर जो हाईएस्ट क्रिमिनल एपलेट कोर्ट थी उसका नाम था सदर निजामत अदालत. यानी प्लीज रिमेंबर दिस टर्म, दीवानी सिविल राइट्स के लिए यूज होगा और निजामत हमेशा क्रिमिनल एक्टिविटीज या क्रिमिनल लॉज या क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड चीजों के लिए यूज होगा. तो दिस वे यू कैन इजिली रिमेंबर द नेम सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत. अभी जो सदर दीवानी अदालत थी इसको प्रिसाइड कौन करता था? ये प्रिसाइड किया जाता था गवर्नर और 2 जजेस के द्वारा.
और ये जो 2 जजेस थे, ये 2 जजेस रिक्रूट किए जाते थे काउंसिल के मेंबर्स में से ही, यानी जो काउंसिल फॉर्म होती थी उस काउंसिल में के ही मेंबर्स में से कोई 2 मेंबर्स को 2 जजेस की तरह अपॉइंट किया जाता था सदर दीवानी अदालत के अंदर। लेट्स सी व्हाट वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ सदर निजामत अदालत। ये बेसिकली एक इंडियन जज के अंदर एक्ट क्या फंक्शन करती थी, और ये जो इंडियन जज होते थे वो हमेशा गवर्नर इन काउंसिल ही अपॉइंट करते थे। सो दिस वाज द कॉम्पोजिशन ऑफ सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत। सो आई होप नाउ यू हैव गॉट अ क्लैरिटी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल एपेलेट कोर्ट एंड द क्रिमिनल एपेलेट कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। जो मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट यहाँ पर एक बनाया है, वो नोट ये है कि उस टाइम पे जब ये कोर्ट्स होते थे, ये जो एपेलेट कोर्ट्स हुआ करते थे, उस टाइम पे जो जजेस होते थे, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा सिविल कोर्ट के अंदर गवर्नर है और 2 जजेस है। यहाँ पर इंडियन जजेस हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, बट क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इंडियन जज थे तो उन्हें कुछ पर्सनल लॉज का फिर भी आइडिया हो सकता था। तो इसीलिए पर्सनल लॉ से रिलेटेड मैटर्स के लिए हमेशा एक्सपर्ट हुआ करते थे कोर्ट को असिस्ट करने के लिए, जजेस को असिस्ट करने के लिए। और इसी से रिलेटेड जो पर्सनल लॉज थे उन्हें कोडिफाई किया गया था, उन्हें वेरियस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया था। तो जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था हिंदू लॉज के कोड का, वो किसने किया था? वो किया गया था हाल हेड के द्वारा। The name which is appearing here you can see clearly कि यहाँ पर जो नाम मैंने लिख रखा है हाल हेड ने ही कोड ऑफ हिंदू लॉज, यानी कि ये जो एक डॉक्यूमेंट था हिंदू लॉज का कोडिफिकेशन था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया था। तो दिस नेम कैन बी आस्क्ड by way of MCQ, so please try to highlight this particular name and also the text code of Hindu laws. जो लास्ट रिफॉर्म्स थे वो थे कि उन्होंने ट्रेड को रेगुलेट किया कुछ अच्छे तरीकों से, और कुछ और भी रिफॉर्म्स थे। लेट्स सी व्हाट दोज रिफॉर्म्स वर। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दस्तक या फ्री पासेस का जो एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था उस टाइम पे, उसको अबॉलिश कर दिया, और उन्होंने इंटरनल ट्रेड को रेगुलेट करने की कोशिश की। इस तरीके से उन्होंने कस्टम हाउसेस के नंबर को भी रिड्यूस कर दिया। उन्होंने इंडियन और नॉन इंडियन गुड्स के लिए एक यूनिफॉर्म टैरिफ ऑफ 2.5% एप्लीकेबल किया ताकि कोई भी डिस्टिंक्शन ना हो पाए। उन्होंने वीवर्स के बेनिफिट या बेटरमेंट के लिए भी काफ़ी काम किया, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई उन्होंने। अब अगर हम अदर रिफॉर्म्स की बात करें तो अदर रिफॉर्म्स में सबसे पहला रिफॉर्म आता है कि उन्होंने प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम को भी एक यूनिफॉर्म सिस्टम की तरह एस्टैब्लिश किया या इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कैलकाटा के अंदर एक बैंक भी स्टार्ट करवाई। इसके साथ ही साथ उन्होंने कैलकाटा में पुलिस की सिचुएशन को भी इम्प्रोवाइज किया, और उस टाइम पे जिस टाइम पे उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया था उस टाइम पे डकॉइटी बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत लार्ज स्केल पे होती थी। तो उस टाइम पे उन्होंने ट्राई किया कि जो डकॉइट्स हों, जो कन्विक्ट किए जाएं, उनके साथ उनको सीवियरली पनिशमेंट प्रोवाइड की जाए, उनके साथ सख्ती से काम लिया जाए, ये उनकी कोशिश थी। सो ऑल दीज वर द रिफॉर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। दिस is the first part of this video lecture relating to Warren Hastings। जो remaining portion है वो हम इस video lecture के second part में cover करेंगे, which is to be uploaded tomorrow। So please stay tuned. Thank you so much for being with me.